नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली नामक अध्याय को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस पाठ को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सत्ता की साझेदारी एक परिचय, संघीय शासन व्यवस्था, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली को। सबसे पहले देख लेते हैं यह सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता होती क्या है। दोस्तों, अक्सर ये सुनने में आता है कि आज ये पार्टी सत्ता में है, आज वो पार्टी सत्ता में है। आखिर ये सत्ता है क्या? सत्ता का मतलब होता है शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर शासन किया जाता है। दोस्तों, यह राजनीतिक शक्ति सत्ता कहलाती है। इस सत्ता को विभिन्न हाथों में देना, यानी कि एक केंद्रीय सत्ता को अलग अलग लोगों के हाथों में देना या फिर उस सत्ता के लिए अलग अलग लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। ऐसा बंटवारा जहां पर शासन संबंधी राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर या अलग अलग हाथों में होती है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी से समाज में अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग अपनी बात शासन में रख सकते हैं। चाहे वह महिला वर्ग हो, महिलाओं को भी शासन चलाने में अर्थात सत्ता में भागीदारी दी गई है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दोस्तों, भारत विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, धर्मों और भौगोलिक परिस्थितियों के मामले में भी विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न है। ऐसे में देश के उस पटल पर जहां पर देश के लिए, देश की जनता के लिए नियम और कानून बनते हैं, वहां पर इन सब की आवाज को पहुंचाना नैतिक दायित्व बन जाता है। हमारे देश में हिमालय की तलहटी पर भी लोग रहते हैं, देहातों में भी लोग रहते हैं, इसके अलावा विकसित शहरों में भी लोग निवास करते हैं। तो जरूरत होती है कि इन सभी लोगों के लिए, इन सभी लोगों की ज़रूरतों के लिए नियम और कानून बनाए जाएं। और इन नियम कानूनों को बनाने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है। इन सभी क्षेत्रों से सत्ता पर अलग अलग प्रतिनिधि भेजे जाते हैं ताकि वे प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जा सकें और उनके ऊपर कार्य किया जा सके। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की। दोस्तों, जब किसी बड़े देश को छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त कर केंद्र और प्रांतीय सरकारों में सत्ता का विभाजन किया जाता है, तब संघीय सरकार की स्थापना हो जाती है। राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है। भारत, बेल्जियम, स्पेन इत्यादि में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस तरह से गठित संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसमें अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर इस व्यवस्था में जरूरत के मुताबिक किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। आइए संघीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख बातों को या विशेषताओं को जान लेते हैं। दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। इस दोहरी व्यवस्था में सरकार के शासन के अपने क्षेत्र होते हैं, साथ ही अपने कार्यों एवं लोगों के प्रति जवाबदेही भी होती है। अलग अलग सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सरकारों को संविधान के द्वारा लिखित नियमों और कानूनों को ध्यान में रखकर शासन करना होता है। दोस्तों, भारत में शासन के 3 रूप देखे जा सकते हैं। पहला है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।
इसी तरह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए उनके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र भी सुनिश्चित किए गए हैं। केंद्र सरकार के लिए संघ सूची और राज्य सरकार के लिए राज्य सूची की व्यवस्था की गई है। आइए देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती हैं। दोस्तों, संघ सूची केंद्र सरकार की सूची होती है जिसके अंतर्गत सुरक्षा, वित्त तथा संचार इन विषयों को रखा गया है। राज्य सरकार के अधिकारों में राज्य सूची के विषय रखे गए हैं जिसमें भूमि, कृषि तथा पुलिस इत्यादि विषय आते हैं। इनके अलावा ये दोनों सरकारें मिलकर जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं उन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, जिनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की। दोस्तों, भारत जैसे विशाल एवं वैविध्यपूर्ण राष्ट्र में सिर्फ 2 स्तर पर सत्ता का होना काफ़ी नहीं होगा। इस तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। इसीलिए सत्ता को तीसरे और सबसे निचले स्तर तक विकेंद्रित करने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं। इस तरह के विकेंद्रीकरण के पीछे यह भावना काम करती है कि जो काम स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं वे काम स्थानीय लोगों के हाथों में ही रहने चाहिए। उन्हें स्थानीय जीवन से जुड़े मसलों, ज़रूरतों और विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। दोस्तों, स्थानीय जनता प्रादेशिक या केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा स्थानीय समस्याओं से परिचित होती है, क्योंकि इसका सीधा असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। स्थानीय संस्थाओं में मौजूदगी ने शासन में जनता की भागीदारी के लिए एक व्यापक मंच एवं माहौल तैयार कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से सामाजिक बनावट में बदलाव आए हैं और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ताकत से वंचित लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध हुई है। आइए बात करते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की। बिहार में स्वशासन की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन का अच्छा उदाहरण था और वैदिक काल में भी सभा और समिति इन 2 संस्थाओं का उल्लेख आता है। हमारे सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी विशेषता यह रही है कि स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई ग्राम ही रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से हुई थी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है, जिनके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की व्यवस्था की गई है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। दोस्तों, बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार 7000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर अपने वार्ड बनाता है, जिनकी संख्या सामान्यतः 15 से 16 तक होती है। ग्राम पंचायतों का मुखिया प्रधान होता है और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद भी सृजित किया गया है। इसके अलावा पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। वास्तव में यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। वह समिति की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है।
प्रखंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। वह पंचायतों का निरीक्षण करता है। बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिले की सभी पंचायत समितियां आती हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान होने के बाद इन्हें मनमाने तरीके से विघटित नहीं किया जा सकता। आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सत्ता की साझेदारी एक परिचय, संघीय शासन व्यवस्था, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।